सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आज हम जानेंगे शिक्षा से संबंधित इनकी समस्याएं, यानी कि शिक्षा की समस्याओं का आज हम अध्ययन करेंगे आज की वीडियो में कि शिक्षा अगर न होने से कितनी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर हमारे जीवन में अगर शिक्षा व्यवस्था ना हो तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। ठीक है, ये भी जानेंगे कि देखिए शिक्षा हमें अगर दूर होती है, शिक्षा को अगर हम दूर करें तो अधिकतर देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमारे जीवन में हमारा समाजीकरण भी हो सकता है, या फिर हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, उन परिवर्तन को जो क्या करता है, हमारे जीवन को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि अगर शिक्षा न रहे तो हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इनसे शिक्षा से संबंधित उनके अर्थ को, परिभाषा का, प्रकार का, फिर प्रकार के साथ साथ हम इनका और भी उसमें अध्ययन किए हैं कि शिक्षा से संबंधित और क्या चीज़ें आ सकती हैं। आज हम जानेंगे कि शिक्षा की समस्याएं क्या हैं और शिक्षा के महत्व क्या हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षा की समस्याएं। देखिए दिया है शिक्षा की समस्याएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा की समस्याएं कहाँ कहाँ हो सकती हैं। पहला दिया है प्रबंध तथा साधनों की समस्याएं। देखिए जब शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह क्या होती है, वह होता है कि जब हम एक रूपता ना दिखाएं। ठीक है ना, जब हमारे जीवन में या जब किसी व्यवस्था में, स्पेशली शिक्षा में, कि शिक्षा के जो प्रबंध है, जब उसकी जो सिस्टम होते हैं, जब उनमें एक रूपता का अभाव पाया जाएगा, किसका, एक रूपता का अभाव पाया जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पे शिक्षा में समस्याएं आएंगी। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अधिकतर बहुत सी उच्च शिक्षाएं होती हैं या उच्च जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, या फिर जो शोध संस्थाएं होती हैं, उनमें मैनेजमेंट का यानी प्रबंध का, और प्रबंध के साथ साथ जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, उन सभी में क्या होता है, उन सभी में समस्याएं प्रदान करती हैं, यानी ये सारी समस्याएं प्रदान करती हैं। अधिकतर देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, या जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, या जहाँ पे शिक्षा लेते हैं व्यक्ति, जहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाओं में या बड़ी संख्या में जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, फिर आप कह सकते हैं चिकित्सा जगत को कह सकते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट से ही संबंधित अगर आप कोई बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करती हैं, उनको अधिकतर यह अनुमति दी जाती है कि वह क्या करें, वह इनको जो विभिन्न इनके साधन बताए गए हैं, इन साधनों का उपयोग करें। ठीक है, तो साधनों के साथ साथ हम देखते हैं कि यह क्या करते हैं, यह अधिकतर अपनी आर्थिक लाभ को, ठीक है ना, आर्थिक लाभ की दृष्टिकोण से ये क्या करते हैं, अपने जो उनका जो सिस्टम होता है उनका संचार करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो स्कूल कॉलेज होते हैं वह उन्हीं के आधार पर यह चलाते हैं। ठीक है ना, और भी इसमें चीज़ें होती हैं कि अधिकतर देखा जाता है जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, उनका संचालन कहाँ से होता है, एक विशेष धर्म से भी किया जाता है, भाषा से भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक चीज़ और है, जब हम इनका ध्यान रखते हैं तो इनके विकास को भी देखा जाता है कि इनका विकास किस स्तर से हो रहा है। विकास के साथ साथ अधिकतर देखा जाता है कि जब हम विकास का ध्यान रखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षा का स्तर होता है उसमें बहुत सारी गिरावट आने लगती हैं। ठीक है ना, अधिकतर देखा जाता है कि जब हम
ठीक है ना। जब हम अधिकतर शिक्षा व्यवस्था में जब हम साधन की कमी दिखाएंगे और वहाँ पे संख्या अधिक रहेगी, तब लोग क्या करेंगे, तब वहाँ पे व्यक्ति उचित मात्रा में वह अपने शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो हमारी शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसमें कमी आने लगेगी। कम संख्या रहता है तो साधन भी पर्याप्त रहता है, उनको हम उचित शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जब हमारा मैनेजमेंट ही खराब रहेगा, संख्या अधिक रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है शिक्षा पर संपन्न वर्गों का प्रभुत्व। शिक्षा पर संपन्न वर्गों का प्रभुत्व। देखिए, वर्तमान समय में देखा जाता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है यह उन लोगों को उच्च स्तर की तरफ ले जाता है, या फिर कह सकते हैं उनको ही क्या करता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकतर अधिकार मिलता है, या उन्हीं को यह स्वीकृति दी जाती है जो क्या करते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जो क्या होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि जो पब्लिक स्कूल होता है या फिर जो आपके आसपास जो निजी क्षेत्र है, उसमें जो इंजीनियरिंग की जो कक्षाएं होती हैं, जो शिक्षा संस्था जो होती है, उनके द्वारा अधिकतर यह शिक्षा दी जाती है। और यह शिक्षा सारी क्या होती है, महंगी होती है। क्या होती है, महंगी होती है। और इन शिक्षाओं के ही द्वारा क्या करता है व्यक्ति, शिक्षा यानी कि जो एक सामान्य व्यक्ति है वह इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता है। ठीक है ना। इसीलिए कहा कि जो शिक्षा में अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उनमें क्या होता है, उनमें शिक्षा पर संपन्न वर्गों का प्रभुत्व, यानी कहने का मतलब यह जो बड़ी बड़ी जो शिक्षाएं हैं, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा की जो शिक्षा है, इनमें सिर्फ कौन जा सकता है, कहाँ पे किसको इसमें परमिशन दी जाती है, जो संपन्न वर्गों का हो। ठीक है ना, जिनके पास क्या हो, अधिक पैसे हो, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, ऐसे ही वर्ग के लोग क्या कर सकते हैं, इस शिक्षा में अधिकतर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह शिक्षा क्या होती है, महंगी मानी जाती है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होता है, इनका प्रभुत्व अधिक माना जाता है। अगला देखेंगे हम, शिक्षा में नियोजन का अभाव। शिक्षा में नियोजन का अभाव दिया है। देखिए, अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद जब हम आज़ादी प्राप्त कर लिए थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब हम आज़ादी प्राप्त कर लिए, तो भारत में शिक्षा जो संस्थाएं थी, उनकी संख्या में वृद्धि पाई गई थी, क्योंकि हम स्वतंत्र हो गए थे, हम अपने अधिकार को जान गए थे, हमें पता था कि हमारे जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, हम अपने जीवन में विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उनका सबसे एक ही रीज़न था, एक ही सिस्टम है, शिक्षा, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति को भी सही कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को भी सही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जो शिक्षा का विकास है, ठीक है ना, यह काफ़ी संख्या में, यानी जनसंख्या के साथ साथ छात्रों की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उनकी संख्या को अगर हम देखें या उनके हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ही कम है। क्योंकि आजकल क्या है, शिक्षा का विकास जो है वह अगर हम उसका नियोजन करें तो नीति के आधार पर यह नहीं हो पा रहा है, यानी कि जिस हिसाब से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उस हिसाब से वह नहीं हो पा रहा है। इनमें कहीं ना कहीं कमी दर्शाई जा रही है। इसीलिए इसमें कहा गया कि जो शिक्षा है इसमें नियोजन का अभाव है, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं या फिर जिसके अनुसार चलना चाहिए, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ा चीज है अनुशासनहीनता। ठीक है ना, कभी कभी छात्र में संतुष्ट नहीं रह रहे हैं, शिक्षा से संतुष्ट नहीं रह रहे हैं, या फिर उनमें क्या है, वह अनियंत्रित हैं, फिर उसके बाद से अनुशासनहीन भी हो गए हैं। ये सभी क्या है, नियोजन में के ही साधन हैं, और इन सभी की कमी होने के ही वजह से व्यक्ति में क्या होती है, शिक्षा ग्रहण करने में समस्याएं आती हैं। अगर यह सिस्टम सही रहे, इसमें किसी प्रकार का अगर अभाव न रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक उचित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की कमी।
व्यावसायिक शिक्षा की कमी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में व्यावसायिक शिक्षा लेने से कि व्यावसायिक शिक्षा की क्या कमी है, इसमें हम इसको देखेंगे। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है ना। फैक्ट्रियां हैं, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इन संस्थाओं में देखा जाता है कि जब देश के नाम पे, जैसे आप देखते होंगे टेक्नोलॉजी के आधार पे देखेंगे तो पॉलिटेक्निक जो होता है, वो संस्थाएं होती हैं, वो स्कूल जो होते हैं, वह क्या किया गया कि एक व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी खोला गया कि वह क्या कर सके, वहाँ पे रह के व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। लेकिन देखा जाता है कि ऐसे जगहों पे अधिकतर करोड़ों की संख्या में लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि अगर हम सिर्फ शहरी जो लोग होते हैं वही लोग जाके व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह इस शिक्षा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यह शिक्षा क्या होती है, यह शिक्षा महंगी होती है। महंगी होने की ही वजह से क्या है, यह सभी व्यक्ति, समाज में रहने वाले लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। इसी के कारण वह व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं या अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए खेती करते हैं, दस्तकारी करते हैं, या फिर छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं उनकी सहायता लेके वह अपने व्यवसाय को बनाते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम क्या करें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर शिक्षा की संस्थाओं का अगर अभाव हो गया तो हम जो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको हम क्या करेंगे, उन बच्चों को हम सिर्फ इतने तक ही सीमित रख सकते हैं, या फिर हम अगर उनको हम व्यवसाय अगर कराना सिखाएं तो हम कृषि शिक्षा भी इनको, ठीक है ना, एग्रीकल्चर शिक्षा भी हम इनको, एजुकेशन हम दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इन चीज़ों को अगर उस शिक्षा से जोड़ा जाए तो वह एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और वह विभिन्न प्रकार की उससे संबंधित शिक्षाओं को ले सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा जगत है यह, इसमें क्या है, इस चीज़ की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। ग्रामीण बच्चों को या फिर श्रमिकों के जो बच्चे हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर इसमें रुचि नहीं लेने के वजह से यह शिक्षा पीछे है। इसीलिए इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की कमी आती है, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की कमी दर्शाई गई है, या फिर समाज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी बड़ी समस्या है। अगला है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। सबसे मुख्य है कि यह भी एक प्रकार की समस्या है कि अगर हम उसकी गुणवत्ता को न देखें शिक्षा की, तो भी यह क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा क्या करती है, एक व्यक्ति को सफल बनाती है। कहा जाता है कि अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है शिक्षा। लेकिन जब हम इसे क्या करेंगे, जब हम देखते हैं अधिकतर कि जो एक छात्र होता है वह शिक्षक से जुड़ा होता है और अध्यापक को ही समर्पण रहता है, यानी कि अध्यापक जो उनको चीज़ें सिखाता है, जो ज्ञान देता है, वह उन्हें ही सर्वोपरि मानते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा के स्तर पे अगर देखा जाए तो शिक्षकों के जो वेतन है उनमें वृद्धि होने के बाद भी क्या करती है, जो प्रशासनिक दोष जो दिए गए हैं, यानी उससे संबंधित जो उनको एक तरह से साधन भी कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित साधन, उसमें भी क्या है, अगर हम देखा जाए तो उनके जो कर्तव्य होते हैं वह पूर्ण रूप से नहीं देते। यानी कि जो एक शिक्षक के कर्तव्य होते हैं वह छात्र को क्या होता है, पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। भले ही उनका वेतन क्या हो, अधिक कर दिया जाए, फिर भी वह क्या करते हैं, जो उनका कर्तव्य है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं। बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं शिक्षा से संबंधित, तो उसमें भी क्या है, यह भी क्या है, गुणवत्ता में कमी है, जिसके वजह से एक छात्र को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, दोषपूर्ण परीक्षा पद्धति। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा से संबंधित समस्या, यह बहुत बड़ी समस्या है एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसमें देखा जाता है कि जो परीक्षाएं होती हैं वह क्या होता है, वह हम देखते हैं कि जो परीक्षाएं हम कराते हैं वह हम सोचते हैं जो उनका सिस्टम होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक छात्र को कुशलता और उसकी योग्यता के अनुसार उसको हम मार्क्स देते हैं या उसके योग्य बनाते हैं। लेकिन आजकल इसमें क्या है, इसमें
सारी चीज़ों में कमी आ गई है। ठीक है, कमी होने की ही वजह से व्यक्तिगत क्षेत्र के द्वारा जो संचालित शिक्षा है, ऐसी संस्थाओं में अधिकांश जो अधिकारी होते हैं या फिर जो शिक्षक होते हैं, उनमें स्वयं जो छात्र होता है वह गलत तरीके से अंक प्राप्त करने की प्रेरणा लेता है। ठीक है ना, जिससे क्या है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है या फिर कह सकते हैं जो हमारी परीक्षा पद्धति है, इसमें कमी दर्शाई जा रही है। आज कमी है, समस्याएं हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको दोषपूर्ण मान रहे हैं। अगर वह ईमानदारी से कार्य किया जाए तो वह परीक्षा प्रणाली सत्य होती है, इससे छात्र को कभी सी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम इसके महत्व को, शिक्षा के महत्व को। देखिए, शिक्षा का महत्व दिया है इसमें। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा के महत्व में क्या चीजें दिया है। देखिए, पहला दिया है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास दिया है। बौद्धिक विकास को जानेंगे हम कि एक छात्र जो है उसमें किस प्रकार से बौद्धिक विकास हो सकता है। बौद्धिक का मतलब बुद्धि से है, उसके कि बुद्धि का विकास। ठीक है ना, तो शिक्षा क्या करता है, एक व्यक्ति का बुद्धि का विकास करता है, जिससे वो क्या कर सकता है, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को या फिर जो तर्क शक्ति है उसके अनुसार अपनी योग्यता का या फिर अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। ठीक है, दूसरा दिया है नैतिक गुणों का विकास। यह एक व्यक्ति के लिए शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। यदि व्यक्ति शिक्षित ना हो तो वह नैतिक गुणों से वंचित हो सकता है, और इसी की कमी की वजह से छात्र क्या करते हैं, छात्र हो या व्यक्ति हो, वह अधिकतर कुमार्ग पे चला जाता है या गलत संगत में पड़ जाता है। उसको उचित अनुचित का फर्क नहीं पता चलता है। ठीक है, तो लेकिन शिक्षा क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर जो नैतिक गुणों का विकास करता है। ठीक है ना, नैतिक गुणों का मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें विकास होंगी, जैसे कि सहयोग की भावना आएंगी, उसके अंदर प्रेम की भावना आएंगी। प्रेम की भावनाओं के साथ साथ वह क्या करेगा, वह स्वनियंत्रित होगा, यानी कि जब इनके अंदर इन सारी चीजों का विकास हो जाएगा, ठीक है ना, तो वह क्या कर सकता है, वह स्वयं में ही नियंत्रित होने की प्रेरणा लेगा। ठीक है ना, और उसका विकास क्या होगा, एक समाज में संगठित और सुदृढ़ रूप से होगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या है, शिक्षा में नैतिक गुणों का विकास आवश्यक है। ठीक है ना, अन्य है अगला आर्थिक विकास में योगदान। आर्थिक विकास, जब हम शिक्षित रहेंगे, जाहिर सी बात है कि जब हम शिक्षित रहेंगे तो हमारा आर्थिक विकास होगा, हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, हमारी आर्थिक व्यवस्था हमेशा सही रहेगी, हम दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे। ठीक है, और जब हम शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार करते रहेंगे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, हम किसी न किसी स्तर पे लगे रहेंगे। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें विकास होगा, उसमें सुधार आएगा, उसमें परिवर्तन आएगा। इसीलिए जो हमारा आर्थिक विकास है इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। ठीक है, अगला है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। शिक्षा ही क्या करती है, एक व्यक्ति को समाज में नियंत्रित करता है कि वह किस प्रकार से सभी समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनसे किस प्रकार से व्यवहार करे। ठीक है ना, तो उनकी वाणी पे भी क्या करता है, या उनके व्यवहार पे भी वह नियंत्रित लगाता है, और यह भी सिखाता है कि एक व्यक्ति समाज के अनुकूल किस तरह रहे, किस परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार से अपने आप को ढाले। ये चीजें आपको शिक्षा के ही माध्यम से सीखी जा सकती हैं। अगला है संतुलित स्तरीकरण का अभाव। आधार, अब हम जानेंगे इसमें कि किस प्रकार से शिक्षा जो है वह संतुलित स्तरीकरण का आधार माना गया। इस आधार को जानेंगे हम। देखिए, शिक्षा जो है वो समाज में क्या करती है, लोगों को व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उनकी जो परिस्थिति होती है या फिर जो उनकी भूमिका होती है, क्या होती है, भूमिका जो होती है उनके अनुसार क्या करती है, यह निर्धारित करती है कि वह समाज में किस प्रकार की संस्था के द्वारा अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। ठीक है, या फिर धर्म या फिर जाति जो होता है उन पे किस प्रकार से विश्वास करें। उन्हीं के आधार पे इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, वह बैलेंस करते हैं और उन्हीं के अनुसार यह चलते हैं।
ठीक है, जिससे क्या होती है कि उनमें जो जितनी भी असमानताएं होती हैं वह विकसित होने लगती हैं, जिससे उनके समाज में जो उच्च परिस्थिति होती है उनके अनुसार जो समाज के लोग होते हैं वह शिक्षा को विशेष महत्व देते हैं। यानी कि कहने का मतलब समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है वह क्या करे, जैसी परिस्थिति होती है या फिर जो उसकी भूमिका होती है उनमें संतुलित करना क्या कौन सिखाता है, शिक्षा ही ऐसा आधार माना गया है जो इन दोनों में बैलेंस करना सिखाता है। अगला है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति आप देखेंगे कि आज समाज में देखा गया है वर्तमान समय में कि वैज्ञानिक वर्तमान समय को शिक्षा के ही माध्यम से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, वैज्ञानिक युग माना गया है। यानी कि हम वर्तमान समय को वैज्ञानिक युग मानेंगे क्योंकि शिक्षा ही क्या कर रही है, निरंतर शिक्षा के ही विकास के ही माध्यम से आज हमारा समाज दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। ठीक है, और विज्ञान की ही देन है कि हमारे समाज में जो छात्र हैं या जो व्यक्ति हैं वह आज क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शोधों के माध्यम से वह निरंतर आगे बढ़ते रह रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जो विज्ञान है आपका वो क्या कर रहा है, विज्ञान के ही हेल्प के ही माध्यम से, सहयोग के ही माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, जिससे हमारा समाज क्या कर रहा है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसलिए शिक्षा का महत्व तो इन सभी चीज़ों में है, बौद्धिक में भी है, नैतिक में भी है, आर्थिक में भी है, सामाजिक नियंत्रण में भी है। फिर जो हमारे विभिन्न स्तर समाज के हैं उनको बैलेंस करने का, संतुलित करने का भी उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है। और हमारे समाज, हमारा जो आज समाज वैज्ञानिक युग कहा जा रहा है, इसमें भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि शिक्षा न रहे तो हमारा समाज आज पतन की दृष्टि की तरफ रहेगा, वह आगे इतना विकास नहीं कर पाता। इसीलिए शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में और समाज में बहुत ही अनमोल है। ठीक है, तो ये है शिक्षा। आगे हम पढ़ते रहिए इसको, शिक्षा की सारी वीडियोस देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।